जय हिंद जय बिहार स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। मेरा नाम है राजेश रॉय और आप देख रहे हैं आप अपने चैनल सत्यमेव जयते। हम बात करने वाले हैं बीपीएससी में इतिहास को खंड को लेकर आया हूं मैं आज आपके सामने ये चैप्टर नंबर 1 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। आपको पता है इतिहास खंड में क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछता है और आज चैप्टर नंबर 1 को लेकर मैं आया हूं ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। दोस्त मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं जो सीरीज मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूं, जितना चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ उतना आप प्लीज़ पढ़ते जाइएगा। मैं लिख गारंटी के साथ कहता हूँ चीज़ आप एग्ज़ाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आपके इतना जान लीजिए यदि 100% क्वेश्चन रहेगा तो 90 और 95% क्वेश्चन यहीं से रहेगा। इस बात को आप समझिएगा। साथ ही साथ मैंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी अच्छे से नोट किया है, इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि माता सरस्वती के लिए आप यदि आप नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लिखिएगा जय माँ सरस्वती। तो उम्मीद करते हैं अपने सिलेक्शन के लिए माता सरस्वती के लिए आप उनके आशीर्वाद के लिए आप सब्सक्राइब कर दिए होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आप पहले ही पॉइंट देख रहे होंगे, साफ साफ लिखा हुआ है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। दोस्त आज का जो पहला चैप्टर आपका है वो क्या है दोस्त? ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। ये आधुनिक भारत का खंड है, इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए जब आप यहाँ पढ़ेंगे थोड़ा सा, चलिए जब इसको आप पढ़ेंगे थोड़ा सा साफ साफ लिखा हुआ है 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया था। दोस्त इस पॉइंट को आप नोट कीजिएगा। जो जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब 12 अगस्त 1765 को ही क्या हुआ था, तो मुगल बादशाह ने मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का, कहाँ का, तो बंगाल का दीवान तैनात किया था। आप क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बताइए बंगाल का दीवान तैनात कब हुआ था? तो 12 अगस्त 1765 को किसने किया था? तो मुगल बादशाह ने किया था। किस कंपनी कौन सा था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करता था। इस बात को भी याद रखिएगा। आगे जब थोड़ा सा पढ़ेंगे आप तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि कंपनी दीवान तो बन गई लेकिन अभी भी कुछ अभी भी खेद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़े खरीदे। देख रहे होंगे सर दोस्त, समय लगेगा लेकिन आप अच्छे से पढ़िएगा। जब नीचे आप पढ़ेंगे, जब आप यहाँ पे आएंगे तो इस जगह साफ साफ एक पॉइंट आपके सामने बना होगा। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है कि अस्थाई बंदोबस्त के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था? दोस्त याद रखिए, कोई और नहीं बल्कि ये आपका कॉर्नवालिस हुआ करता था। कौन दोस्त? ये आपका कॉर्नवालिस हुआ करता। इस बात को आप याद रखिएगा, कॉर्नवालिस आपका हुआ करता था। इस बात को आप याद रखिएगा। तो अस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुआ था? आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुआ था, तो इस बात को आप याद रखिएगा। अस्थाई बंदोबस्त आपका 1793 ईस्वी में लागू हुआ था। 1793 ईस्वी में लागू हुआ था। जब यहाँ पढ़ेंगे 1765 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोना और चांदी का आयात क्या करती थी? क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बताइए 1765 से पहले सोना और चांदी का आयात कौन से देश क्या करती थी? ये आपका कोई और नहीं बल्कि ब्रिटेन हुआ करता था। इस बात को भी याद रखिएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए सर मुझे कि बंगाल में अकाल कब पड़ा था? इस बात को आप याद रखिएगा कि बंगाल में अकाल 1770 ईस्वी में पड़ा था। देखिए मैं आपको एकदम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं वही पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। बोल रहा है 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया थी। इस काल में 1/3 आबादी समाप्त हो गई थी। मतलब इतना जान लीजिए 1/3 आबादी दोस्त थी वो इसमें समाप्त हो गई थी। साथ ही कब आया था? तो याद रखिएगा 1770 ईस्वी में बंगाल में क्या हुआ था? एक अकाल पड़ा था जो कि बहुत जो दर्दनाक हादसा हुआ था जिसमें 1 करोड़ लोग, समझ रहे हो ना बात को आप, 1 करोड़ लोग मृत्यु हो गया था उसमें। समझिए बातों को ध्यान से। बस वही क्वेश्चन जो मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था, देखिए यहाँ मिल गया ना, यहाँ मिल गया ना कि 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था। तो 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था। इस बात को आप याद रखिएगा। अब नीचे बढ़ेंगे थोड़ा सा
जब नीचे बढ़ेंगे थोड़ा सा तो यहाँ साफ साफ एक पॉइंट बनाया गया है जो मैंने आपको नोट्स करवा रहा हूँ दोस्त, इस पॉइंट को आप नोट्स करिएगा। क्या बोल रहा है कि मतलब 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। मतलब 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी का जो अधिकारी हुआ करता था उनको ये मतलब यकीन हो चुका था कि हमें जो है अब राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों इस इलाके का ज़्यादातर हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में है। तो बंगाल प्रेसिडेंसी का अधिकतर हिस्सा कहाँ पे है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में है। के लिए कौन ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार किया जिसे 1822 में लागू किया गया था। देखिए जो क्वेश्चन आपको लगता होगा ये नहीं पूछेगा, वही क्वेश्चन सबसे अधिक पूछता है, इस बात को आप समझिए। तो मैकेंजी नामक जो था दोस्त आपका, वो कब लिखा शुरू हुआ था? तो आपका तैयार हुआ था 1822 में लागू हो गया था। इस बात को आप समझिएगा, 1822 में लागू हो गया था। क्या लागू हो गया था दोस्त? तो मैकेंजी नामक पुस्तक जो है ये आपका व्यवस्था 1822 में लागू हो गया था। इस बात को समझिएगा आप। बोला भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण हिस्सा सामाजिक संस्था। आप भी जानते हैं दोस्त, जिन समाज में हम रहते हैं उनमें किसी भी देखिए कहावत में सुने एक बात है, अगर आपको 10 समाज बोलेगा अच्छा है तो आप अच्छे हैं, नहीं है अच्छा बोले तो आप मान लीजिए खराब हैं, बस क्योंकि हम लोग समाज में रहते हैं। फिर बोल रहा है राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार के बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया था। अब यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, एग्जाम में एक बार पूछा गया था। बताइए राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा किसको सौंपा गया था? दोस्त ऑप्शन में जमींदार मुखिया सब रहेगा, लेकिन जमींदार आपको नहीं मारना है, ये आपको मुखिया टिक करके वहाँ से आना है। आप देख पाएंगे ये आपका NCERT है दोस्त। तो राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार के बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया था। इस बात को आप इसी व्यवस्था को महलवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। अब क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बताइए महलवाड़ी बंदोबस्त में किसे राजस्व का जिम्मा जो है वो सौंपा गया था? तो याद रखिए दोस्त, कोई और नहीं बल्कि आपका मुखिया हुआ करते थे, जिससे जो है महलवाड़ी बंदोबस्त का नाम दिया गया। इस बात को आप समझ रहे होंगे। आगे जब यहाँ थोड़ा सा आप पढ़ेंगे इस जगह, जब इसका थोड़ा सा आप पढ़ेंगे, ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारत इलाकों में अस्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। तो ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारत इलाकों में अस्थायी बंदोबस्त की जगह कौन सी व्यवस्था अपनाने लगा? तो नई व्यवस्था अपनाने लगा। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवाड़ी का नाम, मतलब वहाँ पर जो नया व्यवस्था लागू हुआ उसी का क्या नाम दिया? तो रैयतवाड़ी का नाम दिया। कैप्टन अलेक्जेंडर टीपू ने सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को जमा कर भी देख लिया। टॉमस मोनोडे ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिणी भारत पर व्यवस्था लागू कर दी गई। इस बात को समझ रहे होंगे। अब यहाँ से वो फैक्ट आता निकल के जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, ये वाला फैक्ट। मुनडो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। अब क्वेश्चन पूछ देगा ऐसे, मान लीजिए किसने कहा था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए? दोस्त आपका कोई और नहीं बल्कि मुनडो साहब हुआ करते थे। कौन? तो मुनडो हुआ करता था। आप भी जानते हैं मुनडो हुआ करता था, जिन्होंने कहा था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब, और यहाँ पे आप नीचे पढ़ेंगे इसको, जब आप इसको नीचे पढ़िएगा तो साफ साफ लिखा हुआ 18वीं शताब्दी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती को पूरा जोर लगा दिया था। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बताइए 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने किस पर पूरा जोर लगा दिया था? याद रखिएगा, अफीम। क्या? तो अफीम और नील की खेती, अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया था। इस बात को आप समझ रहे होंगे। बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त राज्य उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूं, जो कि महाराष्ट्र व पंजाब में मद्रास और चावल का उपयोगी हुआ करता था। इस बात को आप समझ रहे होंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताइए मुझे ब्रिटिश के प्रसिद्ध कवि और मालाकार कौन हुआ करते थे? तो याद रखिएगा ब्रिटिश के प्रसिद्ध कलाकार और प्रसिद्ध कवि ये आपका विलियम मॉरिस हुआ करते थे। इस बात को आप याद रखिएगा। फिर बोल रहा है नील का पौधा मुख्य रूप से दोस्त, नील का पौधा मुख्य रूप से
उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। तो कहाँ पे उगता है दोस्त? तो उष्णकटिबंधीय इलाकों में। क्वेश्चन पूछा गया था एक बार पीसीएस में, तो नील का पौधा किस क्षेत्र में उगता है? याद रखिएगा, नील का पौधा उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। वोट देखिए, वोट का पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में ही उगता था। तो ध्यान रखिएगा, वोट का पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में ही उगा करता था। इस बात को आप याद रखिएगा। फिर बोल रहा है 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया था। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बताइए दुनिया का नील उत्पादन आधा कब रह गया था? तो 1783 1789 के बीच में। यूरोप में नील बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत की नील खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। जब देखने लगा कि नील खेती जो है यूरोप में जो था वो ज़्यादा मांग होने लगा उसका, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी क्या किया, ये दिमाग लगाया और नील खेती में भी बढ़ाने का रास्ता अपनाने का प्रयास करना शुरू कर दिया। दोस्त आगे आप याद रखिएगा, यहाँ पे कुछ पॉइंट लिया गया है कि नील खेती दो मुख्य तरीके से हुआ करता था। एक आपका निज, दूसरा आपका रैयती। याद रखिएगा, नील खेती के दो मुख्य तरीके हुआ करते थे, निज और रैयती। इस बात को, अब निज खेती की व्यवस्था में बगान मालिक खुद अपनी ज़मीन में नील उत्पादन करते थे। अब निज में क्या होता था, अपना खुद ज़मीन है, उसी में वो नील का उत्पादन क्या करता, जबकि ज़मीन खरीद लेते थे और दूसरे ज़मींदार से ज़मीन भाड़े पर ले जाते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील खेती। दूसरा क्या हुआ करता था दोस्त, याद रखिएगा, इससे हमने क्या किया, किसी का जब जानते हैं ना शुद्ध भरना, मतलब लोग का जो है वो आपका ज़मीन ले लिया और वो व्यक्ति उसी पे नील खेती क्या करता था। ये दूसरा विधि था इसका। अब नीचे पॉइंट था ऐसा लिखा हुआ है, वो पॉइंट बनाया हुआ है, आप पढ़ेंगे इसको। तो नील की खेती केवल उपजाऊ ज़मीन पर ही की जा सकती थी। तो नील खेती केवल उपजाऊ ज़मीन पर ही की जा सकती थी। इस बात को आप समझ रहे होंगे। आइए अब हम बात करते हैं एमसीक्यू का दोस्त। तो याद रखिएगा, यहाँ से आपको एमसीक्यू और थ्योरी दोनों कंप्लीट हो रहा है, इस बात को समझिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, माता सरस्वती के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। माता सरस्वती आपको सब्सक्राइब के बदले आशीर्वाद जरूर देंगे और आपका सिलेक्शन होगा। तो उम्मीद करते हैं आप सब्सक्राइब कर दिए होंगे माता सरस्वती के लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बेसिक क्रम आगे बढ़ते हैं। साहब क्वेश्चन पर बोल रहा है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो दोस्त आप भी जानते हैं 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में बल्कि कोई और नहीं, आपका बाबू वीर कुंवर सिंह हुआ करते थे। तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में बाबू वीर कुंवर सिंह हुआ करते थे। इस बात को आप समझ रहे होंगे। चलिए अगला एमसीक्यू हम लोग देख लेते हैं। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को किस वर्ष रंगून जेल भेज दिया गया था? ध्यान रखिएगा, जब भी बहादुर शाह जफर की बात करता है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर जफर को वर्ष अंग्रेजों ने रंगून जेल में कैद किया था। ध्यान रखिएगा 1858 में कैद किया था, आप भी जानते हैं। लेकिन बात करेगा वहीं पे इसकी मृत्यु की बात करें, ध्यान रखिएगा, ये आपका 1862 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो अंतिम मुगल बादशाह की मृत्यु जो हुआ था दोस्त 1862 ईस्वी में, जबकि इसको जेल ले गया गया था 1858 ईस्वी में। किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि, देखिए ध्यान से, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ पर वह औरत सोई है जहाँ विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो ये बात किसने कहा था? यह याद रखिएगा, ये आपका हुगरोज ने कहा था। किसने कहा था दोस्त? ये बात आपका हुगरोज ने कहा था। इस बात को आप समझ रहे होंगे। अगला बोल रहा है कि बिहार में वहाबियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा हुआ करता था? तो यही क्वेश्चन TRE 3 में और TRE 2 में दोनों जगह पूछा गया था। तो बिहार में वहाबियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र दोस्त आपका पटना हुआ करता था। याद रखिएगा, कहाँ दोस्त? तो पटना इसका सही जवाब हो जाएगा। बोल रहा कानपुर शहर में, बोल रहा है कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ध्यान रखिएगा, कानपुर की जब बात आएगी तो आप भी जानते हैं दोस्त, कानपुर में आपका कोई बल्कि कोई और नहीं, ये आपका नाना साहिब हुआ करती थी। कौन? तो नाना साहिब हुआ करते थे और यही वहाँ के विद्रोह का नेतृत्व को संभाल रहे थे। इस बात को समझ रहे होंगे।
दोस्त ये आपका अध्याय 1 का आज मैंने आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यू करवा दिया है। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, सर मुझे पीडीएफ दे दीजिए, मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा। बाकी यदि आप चाहिए, अगर आपको इस तरह से तैयारी करनी है, और मैंने कहा आपसे गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, जितना मैं करवा रहा हूँ उतना करके करते करते चलिएगा साथ मेरे साथ साथ, देखिएगा आपका हिस्ट्री में है अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा। और 90 से 95% क्वेश्चन, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन 100 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 90 से 95% क्वेश्चन यहीं से पूछेगा, इस बात को आप याद रखिएगा। दोस्त सब्सक्राइब उम्मीद करते हैं माता सरस्वती के अपने सिलेक्शन के लिए ज़रूर कर दिए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।